भारत में 34 साल में पहली बार नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। सरकार की माने तो ये ऐसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं जिनकी भारत जैसे देश में लंबे समय से काफी जरूरत थी। साथ ही साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 1985 से पहले शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था, लेकिन राजीव गांधी के शासनकाल में इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना दिया गया, जिसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कृति, श्रम आदि मानव विकास के कई पहलू समाहित थे। बाद में आई सरकारों ने धीरे धीरे इस मंत्रालय के ही कुछ विभागों को कम करते हुए उनके अलग अलग मंत्रालय बना दिए। इस तरह मानव संसाधन नाम का ही रह गया और शिक्षा ही इस मंत्रालय का मुख्य कार्य बना रहा। तो इस लिहाज से इसे शिक्षा मंत्रालय का नाम देना ही सही फैसला है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर किसी कारण से आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जितने भी साल पढ़ाई की है वो बेकार नहीं जाएगी। उसका आपको या तो सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर डिप्लोमा दिया जाएगा। भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे ही कई बड़े बदलाव हुए हैं। 34 साल बाद आई इस नई पॉलिसी में हायर एजुकेशन के लिए एंट्री और एग्जिट सिस्टम दिया गया है। साथ ही स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। लेकिन वो एक गजल है ना अदम गोंडवी जी की, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। शिक्षा की इस नीति को लेकर कई शिक्षाविदों ने सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने इस पॉलिसी के खतरों को लेकर भी संकेत दिए हैं। आखिर क्या है वो मुद्दे जिनसे बच्चों और पेरेंट्स को परेशानी उठानी पड़ सकती है। सबसे पहला और ज्यादा चर्चा बटोरने वाला बदलाव हुआ है भाषा को लेकर। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को महत्व मिला है। ऊपर से तो ये एक बेहतरीन बदलाव है। 6ठी कक्षा तक सभी बच्चों को उनकी अपनी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, यह अच्छी बात है। लेकिन नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को जो महत्व दिया गया है उसको लेकर 4 व्यवहारिक कठिनाई हैं। पहली, यदि 6ठी कक्षा तक बच्चे मातृभाषा में पढ़ेंगे तो 7वीं कक्षा में वे अंग्रेजी के माध्यम से कैसे निपटेंगे। दूसरी, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता केंद्रीय नौकरियों में हैं और जिनका तबादला होता रहता है वो क्या करेंगे। राज्य बदलने पर उनकी पढ़ाई का माध्यम भी बदलना होगा। जैसे अभी कोई बिहार यूपी में हिंदी भाषा से पढ़ाई कर रहा है और उसके माता पिता का ट्रांसफर तमिलनाडु में हो जाए तो वो तमिल में कैसे पढ़ेगा। तीसरी, क्या उनकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में होगी। क्या वे BA, MA और PhD अपनी भाषा में कर सकेंगे। क्या उसका कोई इंतजाम इस नई शिक्षा नीति में है। इसका जवाब है नहीं। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि क्या ऊंची सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां भारतीय भाषाओं के माध्यम से मिल सकेंगी। क्या भर्ती के लिए अंग्रेजी अनिवार्य होगी। यदि हाँ तो माध्यम का यह अधूरा बदलाव क्या निरर्थक सिद्ध नहीं होगा। अर्थात पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा या राष्ट्रभाषा हो और नौकरी का रुतबे का वर्चस्व का माध्यम अंग्रेजी हो तो लोग अपने बच्चों को मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा या राष्ट्रभाषा क्यों पढ़ाएंगे। वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की बजाय कॉन्वेंट में ही भेजेंगे। और गरीब के बच्चों का क्या होगा। ये हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट के मुकाबले कहाँ है, तो इससे फायदा प्राइवेट वालों को ही होगा। हमारे देश में आज भी लगभग 50% बच्चों को लोग निजी स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं। शिक्षा की ये मोटी मोटी दुकानें क्यों फल फूल रही हैं। ये स्कूल लूटपाट के अड्डे क्यों बने हुए हैं। क्योंकि ऊंची जातियों, शहरियों और मालदारों के बच्चे इन स्कूलों की सीढ़ियों पर चढ़कर शासक वर्ग में शामिल हो जाते हैं। देश के 80 से 90% लोगों को अवसरों की समानता से स्कूल ही वंचित करते हैं। इस नीति में एक खतरा और भी है। यह विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में जमने की छूट दे रही है। ये विश्वविद्यालय हमारे विश्वविद्यालयों में क्या हिंसा ग्रंथि पैदा नहीं करेंगे। क्या ये अंग्रेजी के वर्चस्व को नहीं बढ़ाएंगे। एग्जिट एंट्री की नीति को एक अच्छे कदम के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन एक कल्याणकारी जनतंत्र की सरकार का ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी किन्हीं भी वजहों से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर न हो। विशेष रूप से आर्थिक कारणों से तो बिल्कुल भी नहीं। आपका क्या मानना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें।